Hello friends, welcome to our channel UPSC Decode where we decode polity through conceptual clarity. लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा की थी, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। अब यह जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिमिटेशन देखेंगे, इसके सिग्निफिकेंसेस देखेंगे, इसके मेन प्रोविजंस देखेंगे। फिर 1833 का चार्टर देखेंगे, इसका भी बैकग्राउंड, मेन प्रोविजन, लिमिटेशन, सिग्निफिकेंस देखेंगे। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखेंगे जो कि कंपनी के टाइम लाया गया लास्ट एक्ट था। इसमें जितने भी मेंबर्स वगैरह थे, कैसे मेंबर्स का एवोल्यूशन होता है, 1773 में 4 मेंबर्स से फिर 12 मेंबर्स कन्वर्ट हो जाते हैं 1853 के दौरान, उसको हम लोग देखेंगे जो कि काफी कंफ्यूजिंग है। इस एक्ट का भी सिग्निफिकेंस देखेंगे और फिर तीनों एक्ट का मिलाकर एक कंपैरिजन हम लोग करेंगे। जो तीनों एक्ट पढ़ेंगे आज हम लोग, चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853, इसका कंपैरिजन करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग प्री के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और इस सब लेक्चर का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड करा दिया है। और इस लेक्चर के बाद यानी 2 लेक्चर टोटल हो जाएंगे और 1773 से 1858 तक का जो कंपनी का रूलिंग है उस रूलिंग से रिलेटेड यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन में 35 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं और फिर मेंस के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। लेकिन मेंस का जो पीडीएफ है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। उसमें मेंस के 10 क्वेश्चन होंगे जिसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्योंकि हम लोग कोई भी एक्ट जब पढ़ रहे हैं तो उसका पहले हम लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं कि आखिरकार किसी भी एक्ट को लाया क्यों जा रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, इसके बैकग्राउंड को हम लोग देखते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज ब्रॉट टू लीगली एक्सटेंड कंपनी रूल। मतलब कि देखो, हर एक 20 साल के बाद कंपनी का जो रूल है, कंपनी का जो चार्टर है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। जैसे लास्ट कब एक्सटेंड किया गया, 1793 में, और 20 साल पूरे होने वाले थे, यानी कंपनी का जो चार्टर था, जो लाइसेंस था, वो खत्म होने वाला था, तो उसको रिन्यू करने की जरूरत थी। तो सबसे पहला ये रीजन ये बनता है कि चार्टर एक्ट को क्यों लाया गया था। दूसरा बात, एंड ट्रेड मोनोपोली, यानी कंपनी को जो मोनोपोली मिली थी 1600 में, ईस्ट इंडीज यानी इंडिया और इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड करने का उनके पास एक्सक्लूसिव राइट था, जो मोनोपोली थी, जो एक अधिकार था, उसको अब खत्म करने की बात की गई। क्यों? क्योंकि उस समय यूरोप में नेपोलियन के द्वारा जो वार किए जा रहे थे, जो नेपोलियनिक वार्स थे, वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। इस कारण से ब्रिटेन के जो दूसरी कंपनियां थी वो सब भी यह डिमांड कर रही थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मोनोपोली को खत्म किया जाए और उन्हें भी ट्रेड करने का मौका दिया जाए ताकि वो भी अपना बेनिफिट कर सकें, टू एंड द ट्रेड मोनोपोली। तीसरा, स्टार्ट लिबरल रिफॉर्म्स जैसे मिशनरीज का एक्सेस और वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन। लिबरल रिफॉर्म्स यानी कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया। बट टू ऑल्सो टाइटन पार्लियामेंट्री ग्रिप ओवर कंपनी अफेयर्स, यानी कंपनी के अफेयर्स पे पार्लियामेंट जो है अपना ग्रिप और ज्यादा कसना चाहती थी। जैसे 1773 से ही रेगुलेट और कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे अपना कंट्रोल इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन अब वो कंपनी को अपना कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट बनाना चाहते थे इंडिया में। तो ये सारे बैकग्राउंड थे जिस कारण से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लाया गया। इसके बाद इसके प्रोविजंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन इसमें आता है कि ब्रेकिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन की दूसरी कंपनी अभी भारत आकर व्यापार कर सकती हैं, लेकिन इस मोनोपोली को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा रहा है। चाय का जो व्यापार करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और चाइना के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, उस पे उनकी मोनोपोली कंटिन्यू रही। यह खत्म होगी आपको 1833 में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये जानो कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। दूसरा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने के लिए अलाउ कर दिया गया। पर्पस क्या था? टू एनलाइटन द पीपल ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि जो भारत के लोग हैं वो असभ्य हैं, they are totally uncivilized and it is their responsibility to civilize the people of the country। और उन्होंने थ्योरी भी दिया था, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, जिसके तहत उनका यह कहना था कि पूरी दुनिया के लोग उनके अलावा
अनसिविलाइज्ड है, उनको सिविलाइज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बोझ है उनके ऊपर, उसको उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, इसी कॉन्टेक्स्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज का एंट्री भारत में करा दिया गया। वैसे उन्हें नहीं पता कि हम लोग, हमारी सभ्यता उनसे काफी ज्यादा पुरानी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है कि एजुकेशन में उनका इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ यहाँ से, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को वो लोग प्रमोट करना चाहते थे। यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ब्रिटिश स्टेट ने अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करना है, वेस्टर्न एजुकेशन को। तो ये सारे प्रोविजंस के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर पार्लियामेंट्स ग्रोइंग कंट्रोल, जैसे मैंने बताया बैकग्राउंड में, पार्लियामेंट जो थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो कंपनी को अपना कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट बनाना चाहती थी। तो इससे रिलेटेड ये प्रोविजन आया। साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, प्रेसिडेंसीज वगैरह में जो लोकल गवर्नमेंट थी, उनको यह अधिकार मिला कि वह लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज कर सकती हैं, लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकती हैं, और जब वो टैक्स अगर लोग नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में वो उन्हें पनिश भी कर सकती है। तो ये इसके प्रोविजंस थे। यानी सबसे पहला प्रोविजन है इस एक्ट का कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को खत्म किया गया चीन और चाय के साथ, लेकिन वो एक अधिकार मोनोपोली बनी रही। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउ हो गई इंडिया में आने के लिए। तीसरा, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का इनका गेम स्टार्ट हो गया। जैसे इनका ये कहना था कि भारतीय शिक्षा पर, इंडियन एजुकेशन पे वो खर्च करेंगे, लेकिन वो एक एजेंडा था, वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। चौथा पॉइंट, पार्लियामेंट अपना कंट्रोल और ज्यादा बढ़ा रही थी। पांचवा प्रोविजन, जो लोकल गवर्नमेंट थी, उनको यह अधिकार मिला कि लोगों के ऊपर वो टैक्स इंपोज कर सकती हैं, और जो टैक्स अगर नहीं देता है तो उसको वो पनिश कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप देखो इसका क्या मतलब हुआ शॉर्ट में अगर देखते हैं तो, एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली, कंपनी के मोनोपोली को खत्म किया गया। एजुकेशन फंडिंग, एजुकेशन पे वो लोग खर्च करने की बात कर रहे थे। मिशनरीज को एक्सेस मिल गया, पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ा, और नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ये लगभग आपको हर एक्ट में देखने को मिलेगा कि इंडियन का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस देखते हैं तो, इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन बिगेन, यानी अब देखो, पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल एक ही कंपनी इंडिया में व्यापार कर रही थी और उसने इंडिया को इतना ज्यादा लूट लिया। अब और भी ब्रिटिश कंपनीज आने लगी, तो समझो इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन यहां से स्टार्ट हो गया। इट वाज फर्स्ट स्टेप टू मॉडर्नाइज इंडियन एजुकेशन। मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होता है। कल्चरल रिलीजियस इन्फ्लुएंस स्टार्ट, क्योंकि मिशनरीज आ चुकी हैं और वो लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती हैं, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहती हैं, तो कल्चरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया। कंपनी जो है वो पार्लियामेंट की धीरे धीरे पपेट बनती जा रही थी, ठीक है, और ऑटोक्रेसी भी कंटिन्यू रही। अब इस एक्ट का लिमिटेशन क्या क्या था? देखो, उन्होंने बोला कि भारत की शिक्षा पर, इंडिया के एजुकेशन पे वो हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन यह जो था, जो एजुकेशनल रिफॉर्म था, ये सुपरफिशियल था। सॉरी, ग्राउंड लेवल पे इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं था, क्योंकि उनके पास इंप्लीमेंटेशन प्लान ही नहीं था कि कैसे वो अपने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे। कुछ ब्रिटिशर्स का पहले यह कहना था कि भारत की जो शिक्षा है वो एकदम बेकार है। फिर बाद में कुछ ब्रिटिशर्स का यह कहना था कि भारत की जो शिक्षा है वो, उसका इतिहास बहुत पुराना है। तो उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, और साथ ही साथ मेन पॉइंट, उनके पास कोई भी इंप्लीमेंटेशन का बेटर प्लान नहीं था। तो यह जो एजुकेशनल रिफॉर्म था, यह एक फेल्योर था। दूसरा, इसका लिमिटेशन क्या है? मिशनरीज ने जो एंट्री की इंडिया में, उससे सोशल टेंशन अराइज हुआ, क्योंकि आप किसी भी देश में जाके रूलिंग कर रहे हो, अगर किसी भी देश को आपने कॉलोनी बनाई हुई है, तो वहां आप उसका इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन कर सकते हो, उसका पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन कर सकते हो, लेकिन जब आप रिलीजन के बेसिस पे उनके 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 ऊपर जब अपना रिलीजन थोपोगे, तब वहां के लोग क्रांति करेंगे, और धीरे धीरे ये आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 में स्पष्ट हो जाएगा। यानी पहला, सुपरफिशियल एजुकेशनल रिफॉर्म, मिशनरी एंट्री क्रिएटेड सोशल टेंशन। तीसरा, नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, इंडियन का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। उनका कहना था कि वो लोग इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी इंडियन को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे हैं। तो ये एक लिमिटेशन था। चौथा लिमिटेशन है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेवर्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो ला रहे थे, जैसे कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर रहे थे, उससे इंडियंस को कोई फायदा नहीं हुआ ना, इससे तो उल्टा कोलोनाइजेशन इंक्रीज हुआ।
इकोनॉमी कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो ये सारी लिमिटेशंस थी इसकी। इसके बाद अगर इसको समरी टेबल के तौर पे देखते हैं लिमिटेशन वाले को, तो इनइफेक्टिव एजुकेशनल रिफॉर्म, कल्चरल टेंशन फ्रॉम मिशनरीज, इंडियंस डिनाइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सोशल अनरेस्ट क्रिएट हुआ, ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस जो है कंटिन्यू रहा, पॉलिसी का क्लैरिफिकेशन ही नहीं था, एग्जीक्यूशन ही नहीं था उसका। तो हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देख लिया, इसका बैकग्राउंड देखा, इसका प्रोविजन देखा, इसका सिग्निफिकेंस देखा और फिर इसका लिमिटेशन देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पर। ये एक लैंडमार्क एक्ट है, क्योंकि जो 1773 में जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसका हमने सिग्निफिकेंस देखा था कि इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब उस फाउंडेशन पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, यानी अब जो कंपनी का स्ट्रक्चर था उसको टोटली सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब आखिरकार इस एक्ट को लाया क्यों गया? तो सबसे पहला पॉइंट है कि देखो 1793 20 साल खत्म, 1813 20 साल खत्म, 1833, यानी कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया जाएगा। सबसे पहला बात, ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर एवरी 20 ईयर्स। जो 1813 में जो चार्टर एक्ट लाया गया था, उस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी थी। इससे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा था। सेंट्रलाइजेशन की डिमांड हो रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनएफिशिएंसी थी उसको दूर करने के लिए सेंट्रलाइजेशन की डिमांड की जा रही थी। जो यूटिलिटेरियन थिंकर्स थे, जैसे बेंथम हो गया, मैकाले हो गया, ये सब लीगल और सिविल रिफॉर्म्स चाहते थे। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है कि कंपनी के चार्टर को रिन्यू करना था। जो 1813 के कारण जो क्रिटिसिज्म इनका हो रहा था, जो सोशल डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे थे, उसमें चेंजेस करने थे। किया तो इन्होंने कुछ भी नहीं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी को खत्म करना था, सेंट्रलाइजेशन को लाना था, लीगल और सिविल रिफॉर्म्स करने थे। तो अब बैकग्राउंड देख लिया, अब इसके मेन प्रोविजंस देखते हैं। देखो 1773 में बंगाल के गवर्नर को डेजिग्नेट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जो कि था वॉरेन हेस्टिंग्स 1774। अब उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाएगा। अब देखो नाम से ये स्पष्ट है, एक प्रोविंस का, एक प्रेसिडेंसी का गवर्नर जो है वो पूरे उसके नाम को बदलकर पूरे इंडिया गवर्नर बना दिया जा रहा है। इसका मतलब अब उसका पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। अब जो ब्रिटिश एक्वायर्ड टेरिटोरीज थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो भी क्षेत्र जीते थे, उस क्षेत्र में जो भी सिविल मैटर होगा और जो भी मिलिट्री मैटर होगा, जो भी इससे रिलेटेड पावर होगा, वो सारा का सारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चला गया। यानी सेंट्रलाइजेशन देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। यू डोंट हैव टू यूज द वर्ड लॉर्ड, यू कैन सिंपली से हियर दैट विलियम बेंटिक। और साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, उसको भी अब खत्म कर दिया गया। 1773 में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट कर दिया गया और सेंट्रलाइजेशन की नींव रखी गई। लेकिन अब 1833 में उस लेजिस्लेटिव पावर को भी उनसे छीन लिया गया। यानी अब सारा काम कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल। साथ ही साथ एंड ऑफ कंपनीज कमर्शियल फंक्शन, कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी जो है अब कोई भी कॉमर्स रिलेटेड काम नहीं करेगी, और अब यह प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। 1813 में मोनोपोली को खत्म किया गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ उनका व्यापार पे एक अधिकार था। लेकिन अब पूरा कमर्शियल फंक्शन 1833 के तहत खत्म कर दिया जाता है। एक लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है यहाँ पे, मैकॉले के अंतर्गत एक लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है, विधि आयोग। फिर जो सिविल सर्विसेज था उसको यह बोला गया कि अब इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब से हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे उनके रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। ब्रिटिशर्स जो है वो सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए भी ओपन करेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ समय बाद वापस से इस प्रोविजन को रिपील कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ लॉज हुआ, जो कि बाद में आपको इसका इंपैक्ट दिखेगा।
जैसे ये जो लॉ कमीशन है, जो यूनिफिकेशन ऑफ लॉज है, ये सब आपको इंडियन पिनल कोड वगैरह में इसका एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी इसके प्रोविजंस आपने देख लिया। ठीक है, अब इसका अगर सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं तो सिग्निफिकेंस आप देखो, फर्स्ट टाइम ऑल द ब्रिटिश इंडिया वाज ब्रॉट अंडर वन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बार पूरे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नेंस को एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रखा गया। कंपनी का ट्रेडिंग स्टॉप हो गया। ठीक है, यानी कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया। देखो 1600 में जो उनको ट्रेडिंग राइट मिले थे वो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट थे। उस समय से कंपनी व्यापार कर रही थी अकेले, पूरे इंडिया को उसने बर्बाद करके रख दिया, पूरे इंडिया को लूट लिया। फिर 1813 में उसके मोनोपोली को खत्म किया जाता है, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार उनका बना रहे। और 1833 में पूरे व्यापार कमर्शियल फंक्शन को ही खत्म किया जा रहा है। इट लेट डाउन द फाउंडेशन। उसके बाद जो सिविल सर्विसेज थे, सिविल सर्विसेज में इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, दो नॉट इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इंप्लीमेंट अभी तक किया नहीं गया इसको। तो ये इसके सिग्निफिकेंस थे। फिर लिमिटेशन देखते हैं अगर, तो लिमिटेशन यहीं पे आता है सबसे पहले कि सिविल सर्विसेज नॉट ओपन टू इंडियंस। फिर से इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इंडियंस को ये रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाहते हैं। एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। देखो स्मूथ गवर्नेंस के लिए डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन था वो बहुत ज्यादा कर दिया गया। नो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1813 में जो क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने लाने की कोशिश की थी तो उससे सोशल टेंशन अराइज हुआ था, लेकिन उस पर कोई भी बात नहीं की गई। कंपनी स्टिल रूल्ड इंडिया, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी उनके ऊपर। बोला तो गया कि कंपनी जो है कॉमर्स को खत्म कर देंगे, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कंपनी अभी भी एडमिनिस्टर कर रही थी, ठीक है, अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये सारे लिमिटेशन हो गए। अब अगला देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। कंपनी रूल के दौरान 1773 से 1858 के दौरान जो सबसे लास्ट में लाया गया एक्ट था वह है आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है? वही बैकग्राउंड सबसे पहला 1793, 1813, 1813, 1833, फिर 20 साल ऐड कर दो 1853। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है। पहले हर साल कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए रिन्यू किया जाता था, लेकिन इस बार कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया गया, यानी कि कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के डिस्क्रेशन में था, ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहे तब कंपनी के चार्टर को, कंपनी को खत्म कर सकती है, कंपनी को एलिमिनेट कर सकती है, कंपनी को एबॉलिश कर सकती है। यानी कंपनी का एग्जिस्टेंस अब खतरे में आ गया। ठीक है, तो पहला बैकग्राउंड ये है कि चार्टर एक्ट को रिन्यू करना था, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये आ जाएगा कि अब 20 साल के रिन्यू नहीं हुआ है। दूसरा बैकग्राउंड है ग्रोइंग प्रेशर इन ब्रिटेन एंड इंडिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, कैसे बढ़िया से इंडिया का प्रशासन किया जाएगा, उससे रिलेटेड लोगों के बीच में ग्रीवेंसेस थे। साथ ही साथ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की भी बात की जा रही थी, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं। तो ये बैकग्राउंड है। अब इसके प्रोविजंस देखते हैं। प्रोविजन सबसे पहला है कि एंड ऑफ कंपनी चार्टर गारंटी, यानी कंपनी का जो चार्टर था हर एक 20 साल के लिए जो साइन होता था, जो इनका लाइसेंस था, उसको खत्म कर दिया गया। क्योंकि यह अब सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के डिस्क्रेशन में आ गया। उनको वो जब चाहेंगे तब कंपनी को खत्म कर देंगे। देखो कंपनी कितनी ज्यादा पावरफुल थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी किया, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया, अपने आप को टेरिटोरियल पावर के रूप में इमर्ज किया। लेकिन अब कंपनी का एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जैसे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, यह जो प्रोविजन है यह पूरी तरह से इनएक्ट भी हो जाता है। एंड ऑफ कंपनी चार्टर गारंटी, और कंपनी अब खत्म भी हो जाएगी 1858 में, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, which is known as first war of independence of India. Now second point here is that legislative and executive separation. देखो 1833 में एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था, ठीक है, और इस 1853 के तहत उस लॉ मेंबर को
परमानेंट मेंबर के तौर पे बना दिया गया। उस समय वो परमानेंट मेंबर नहीं था, जो लॉ मेंबर था वो परमानेंट मेंबर नहीं था 1833 में। वह केवल लेजिस्लेशन रिलेटेड जब मैटर होते थे तब वो केवल उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, उसके पास वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं थे। तो उसको अब परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, यानी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेटेड। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि लॉ मेकिंग करेगी, यानी कानून बनाने का काम करेगी। यानी आप देखो प्रेजेंट डे में जैसे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी आर टोटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर व्हिच इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन देख सकते हैं। एक सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म की गई जिसमें 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर जुड़े, कुछ उसमें प्रोविंसेस से भी हो सकते थे, यानी प्रोविंसेस के जो प्रोविंसेस थे वहां के जो लोग थे वो उनको रिप्रेजेंट कर सकते थे, यानी ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो ऑफिशियल लोग हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब टोटल जो मेंबर्स थे वायसराय की काउंसिल के वो 12 हो जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे, आप कोई किताब उठा के देख लो, नेट पे सर्च कर लो, हर जगह यहाँ पे कंफ्यूजन है। कहीं पे 12 लिखा रहेगा, कहीं पे दिखाएगा कि रेगुलेटरी एक्ट में 4 मेंबर थे, पिट्स इंडिया एक्ट में 4 मेंबर थे, कहीं पे दिखाएगा 3 मेंबर थे, कहीं पे 1833 में दिखाएगा 4 मेंबर थे, कहीं पे 5 मेंबर। फिर अगर उस हिसाब से चला जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिरकार 12 मेंबर आते कहां से हैं। तो इस पे मैं डिस्कशन करता हूं आपसे। देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, एक्ट यहाँ पे है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत आपने देखा कि गवर्नर जनरल का पोस्ट ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट हुआ। उसका हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। यहां तक एकदम नॉर्मल है, ठीक है, एकदम नॉर्मल है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। ये जो 4 मेंबर का काउंसिल था इसको रिड्यूस कर दिया गया, डेडलॉक क्रिएट हो जाता था, इस कारण से इसको 4 से रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। अब यहाँ पे एक पोस्ट आता है कमांडर इन चीफ वाला, पहले भी एग्जिस्ट करता है। कमांडर इन चीफ का मतलब होगा ब्रिटिश कमांडर, मिलिट्री का पूरा हेड। तो अब ये जो 3 मेंबर है ना, ये जो 3 मेंबर है 1784 के तहत, ये 4 से 3 कर दिए गए हैं, ठीक है। ये जो 3 मेंबर है, इस मेंबर में से 3 में से एक जो मेंबर होगा वो कमांडर इन चीफ होगा, वन ऑफ द 3 ऑर्डिनरी मेंबर्स, फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू ऑल काउंसिल डिसीजंस। यानी कि देखो, अब यहाँ पे ये 4 मेंबर हो गया प्लस एक गवर्नर जनरल, यानी कि 5 मेंबर हो गए। यहाँ पे देखो 3 मेंबर प्लस एक गवर्नर जनरल, 4 मेंबर हो गए। और इस 3 मेंबर में से इन तीनों मेंबर को ऑर्डिनरी मेंबर बोला जाएगा। इस 3 मेंबर में से एक ऑर्डिनरी मेंबर जो होगा वो कमांडर इन चीफ होगा। जो कमांडर इन चीफ बनेगा वो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 4 मेंबर और एक गवर्नर जनरल, यानी कि 5। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3 मेंबर जिसमें से 2 ऑर्डिनरी मेंबर और तीसरा भी ऑर्डिनरी मेंबर है जिसको कमांडर इन चीफ बोलेंगे, ये भी ऑर्डिनरी मेंबर है। और साथ में एक आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि 4 मेंबर, ठीक। अब देखो ऐसे ही प्रोसेस चलता है नॉर्मल। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसको ध्यान से देखना क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन आ रहा है इसको। पिट्स इंडिया एक्ट में 3 मेंबर, दे आर नोन एज ऑर्डिनरी मेंबर। अब देखो इस 3 ऑर्डिनरी मेंबर में से एक कौन था, कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ को ऑर्डिनरी मेंबर नहीं बोला जाएगा, अब इसको सेपरेट किया जाएगा, डिफिनीशन चेंज होगा। अब कमांडर इन चीफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर। अब ये ऑर्डिनरी मेंबर नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे 3 मेंबर थे यहाँ पे, इन तीनों को ऑर्डिनरी मेंबर बोलते थे, जिसमें एक कमांडर इन चीफ था, यानी कमांडर इन चीफ भी ऑर्डिनरी मेंबर है। लेकिन 1833 के तहत कमांडर इन चीफ को ऑर्डिनरी मेंबर नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर। ये काउंसिल का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य रहेगा, लेकिन इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर बोलेंगे। साथ ही साथ एक लॉ मेंबर भी इंट्रोड्यूस किया गया, एक लॉ मेंबर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है।
और यहाँ पे जो 3 ऑर्डिनरी मेंबर्स थे, देखो यहाँ पे 3 ऑर्डिनरी मेंबर हैं, लेकिन इसमें कमांडर इन चीफ है। लेकिन अब ये कमांडर इन चीफ ऑर्डिनरी मेंबर में से हट जाता है, अब ये बन जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, और एक हो जाता है लॉ मेंबर। और लेकिन ये जो 3 ऑर्डिनरी मेंबर हैं, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर रहेंगे, जो सिविल सर्विसेज रिलेटेड स्पेशलिस्ट थे वो सब इसमें थे। तो ये 3 ऑर्डिनरी मेंबर हो गए। एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कहीं पे आपको ये क्लियर नहीं मिलेगा। देखो, सबसे पहला तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा कमांडर इन चीफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, तीसरा आपको ये लॉ मेंबर हो गया, और चौथा एस्पेक्ट आता है कि 3 ऑर्डिनरी मेंबर। इस ऑर्डिनरी मेंबर में कमांडर इन चीफ नहीं आएगा, क्योंकि कमांडर इन चीफ अब अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर बन गया है। तो अब यहां पे टोटल कितने हो जाते हैं? 6, ठीक है। एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक कमांडर इन चीफ, एक लॉ मेंबर, और फिर और 3 ऑर्डिनरी मेंबर। अब देखो, एक और पॉइंट यहां पे नोट करने वाला है, ये जो 3 ऑर्डिनरी मेंबर थे ना, इसमें लॉ मेंबर को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि लॉ मेंबर फुल मेंबर नहीं था। यह हर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जब लेजिस्लेशन का काम आएगा ना, केवल यह उसी समय पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि अब इसको और अगर क्लेरिफाई किया जाए और डीप में इसको जाया जाए, तो यहां पे टोटल 5 ही मेंबर होंगे। कैसे? 3 ऑर्डिनरी मेंबर, एक कमांडर इन चीफ और एक गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ मेंबर है, ये पूरी तरीके से कंपनी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नहीं है, यह पूरी तरीके से नहीं है। इसको पूरा तरीका से बनाया जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत, 4 फुल मेंबर्स इंक्लूडिंग लॉ मेंबर। लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के तहत चलो, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत कितने मेंबर हो जाएंगे? 3 ऑर्डिनरी मेंबर, एक कमांडर इन चीफ, एक गवर्नर जनरल, 5 हो गया, और एक लॉ मेंबर। लॉ मेंबर वैसे पूरा मेंबर नहीं बना है, इसके पास वोटिंग राइट वगैरह नहीं है, हर एक मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत 4 फुल मेंबर हो जाता है, यानी कि लॉ मेंबर भी अब इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये यानी कि 4 ऑर्डिनरी मेंबर हो गए, एक कमांडर इन चीफ हो गया, और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, यानी कि 6 मेंबर हो गए आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और अभी हमने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 6 मेंबर वाली। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, इसमें 6 मेंबर थे। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर। कैसे 6 मेंबर हुए, मैंने आपको बता दिया। गवर्नर जनरल, 3 ऑर्डिनरी मेंबर जो 1833 में थे, और उसमें एक लॉ मेंबर को ऐड परमानेंट कर दिया गया 1853 में, और एक कमांडर इन चीफ, यानी कि एक गवर्नर जनरल, 4 ऑर्डिनरी मेंबर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, कमांडर इन चीफ, यानी कि 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गए और 6 लेजिस्लेटिव मेंबर हो गए। अब ये बन जाता है टोटल 12। अब अगला प्रोविजन देखते हैं, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। मैकॉले कमेटी के अंतर्गत जो सिविल सर्विसेज थी, उसको भारतीयों के लिए भी ओपन कर दिया गया। 1833 में जो बात की गई थी, अब वो इंप्लीमेंट। चौथा पॉइंट आ जाता है कि एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहांस्ड, यानी कि यहाँ पे अब चार्ल्स वुड डिस्पैच भी आप देखोगे बाद में। 5वां पॉइंट, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, 4 members were to be appointed by provincial government of Bombay, Madras, Bengal and Agra। यानी कि देखो, अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा की, ये लोग 4 मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। ये इंडियंस नहीं होंगे, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही होंगे, वो लोग अपॉइंट किए जाएंगे इनके द्वारा। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच वाज आल्सो नोन एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, 4 मेंबर जो थे वो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल और आगरा के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होने वाले थे। यानी कि हमने देखा यहाँ पे 1853 के अगर प्रोविजंस को अगर देखते हैं फिर से, तो कंपनी के चार्टर की गारंटी खत्म हो गई, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन कर दिया गया, एक नई बॉडी बनाई गई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें अब 6 मेंबर थे, यानी टोटल वायसराय के काउंसिल में मेंबर बन जाएंगे आपको 12। सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया, एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहांस हुआ,
और लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट पार्लियामेंट्री स्टेप टुवर्ड एंडिंग कंपनी रूल, यानी कंपनी के रूल को समाप्त करने का पहला पार्लियामेंट्री स्टेप था। दूसरा, मॉडर्न सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर बिगेन है, यानी सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर भी अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब लिमिटेशंस देखते हैं इसके। नो रियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन, यानी जो मैंने बताया ना अभी बात कि 4 प्रोविंसेस थे, वहां से 4 मेंबर अपॉइंट किए जाने थे उन लोगों के द्वारा। तो क्या यहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेशन है? वो तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे, तो इंडियंस का कोई रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे। नो इंडियंस इन सिविल सर्विसेज येट, अभी तक कोई इंडियन सिविल सर्विसेज में था ही नहीं, क्योंकि जब सिविल सर्विसेज एग्जाम होता था तो वो लंदन जाके देना होता था। तो भारत से लोग लंदन जाएंगे, फिर वहां पे एग्जाम देंगे, फिर वो बनेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अभी तक नो इंडियंस इन सिविल सर्विसेज येट। पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल में काफी ज्यादा पावर था। फिर सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज इग्नोर्ड, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इग्नोर्ड, ये आपको फिर दिखेगा ये कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अब यहाँ पे हम लोग तीनों एक्ट को देख लिया, हमने तीनों एक्ट को देख लिया। 1813 बैकग्राउंड क्या है, प्रोविजन क्या है, लिमिटेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। वैसे ही 1833 को हमने देखा, 1853 को हमने देखा, उसमें जो भी मेंबर्स का कंफ्यूजन होता है कि 12 मेंबर आखिरकार आए कहां से हैं, उसको भी हमने क्लियर कर लिया। अब इन तीनों एक्ट का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड अगर एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो इसमें सबसे पहला चार्टर एक्ट 1813 है, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू कंपनी की मोनोपोली को समाप्त किया गया, एक्सेप्ट टी एंड चाइना। इसमें अगर डेवलपमेंट देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं 1813 से, तो कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी को खत्म कर दिया गया, ठीक है। कंपनी नाउ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो पॉइंट आपको 1813 में ही इंक्लूड हो जाएगा। अब यहां से कंपनी, ये वाला पॉइंट आप इग्नोर करें, इसको आप इसमें शामिल करें 1833 में, कि कंपनी कमर्शियल फंक्शन को खत्म किया गया और कंपनी जो है अब वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और 1853 में अगर आपको कंपैरिजन करना ही है, तो अब यहाँ पे आप सिंपल नोट डाउन कर सकते हैं कि कंपनी का जो चार्टर था उसको कब तक वो रहेगा, कब तक रिन्यू रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। यानी ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या कंपैरिजन होगा हमने देख लिया, कैसे एक्ट टू एक्ट डेवलपमेंट होता है। एजुकेशनल पॉलिसी में देखते हैं तो 1 लाख एलोकेटेड फॉर इंडियन एजुकेशन, मैंने बताया आपको कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रबंध किया गया। चार्टर एक्ट 1813 में नो मेजर एजुकेशनल पुश, एजुकेशन में ज्यादा चर्चा ही नहीं की गई। लॉ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए, लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1854 में जो प्रोविजंस थे जो एजुकेशन को और ज्यादा इंप्रूव करना था, वो उस कारण से चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। ये एजुकेशन पे बेस्ड एक कमिटी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लगभग ऑर्गेनाइजेशन बोले, कमिटी बोले तो इसको, या फिर आप एक डिक्लेरेशन इसको बोले, तो उसको ये लीड किया इसने, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, यानी कमर्शियल पॉलिटिकल एजेंट बनाने की कोशिश की गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट हुआ। फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेट हो गए, यानी गवर्नेंस में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है वो हमने देखा। लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट क्या होता है, क्या है यहाँ पे, तो 1813 में कोई लेजिस्लेटिव चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे सेंट्रलाइज ऑल पावर्स अंडर गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का पावर छीन लिया गया। फिर 1853 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई अलग से, जिसमें 6 मेंबर्स। सिविल सर्विसेज में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है, नो प्रोविजन। 1813 में तो कोई प्रोविजन ही नहीं था। फिर सिविल सर्विसेज को, इंडियन सिविल सर्विसेज को ओपन किया गया इंडियंस के लिए भी, लेकिन बाद में इसको फिर से रिपील कर दिया गया। फिर अगला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखते हैं इसमें, तो 1853 के चार्टर एक्ट के बाद इसको ओपन कर दिया गया। इंडियन रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए 1813 में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, 1833 में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेड बट नो इंडियंस येट, जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी इंडियंस उसमें शामिल नहीं था। जो भी प्रोविंसेस जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो 4 प्रोविंसेस थी, उनको अपॉइंट करना था उन लोगों को, 4 ऑफिशियल्स को, तो कोई भी इंडियंस नहीं था उसमें। कंपनी का पॉलिटिकल पावर पे अगर एनालिसिस करें तो रिटेन्ड बोथ ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड भी था इनके पास और एडमिनिस्ट्रेशन भी था इनके पास। 1813 में ट्रेड खो दिया इन्होंने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास रहा 1833 में।
उसके बाद चार्टर जो है वो कब तक रिन्यू रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। लॉ रिफॉर्म्स की बात की जाए तो 1813 में कोई भी बात नहीं की गई है। पहला लॉ कमीशन बनाया गया मैकाले के अंतर्गत। लॉ काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव मेंबर्स के थ्रू एक्सपेंड होती है। अब अगर एक कीवर्ड में देखा जाए अगर, तो 1813 के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रेड लिबरलाइजेशन प्लस टोकन एजुकेशन। 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, ट्रेड लिबरलाइजेशन, बाकी कंपनी के लिए भी इंडिया के ट्रेड को खोल दिया गया। 1833 के बारे में कोडवर्ड क्या देख सकते हैं? सेंट्रलाइजेशन, लीगल रिफॉर्म, आईसीएस आइडिया। 1853 के बारे में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, लेजिस्लेटिव सेपरेशन, कंपनी रूल अंडर रिव्यू। ओके, तो अब हमने देखा कि कैसे 1813, 1833, 1853 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है। अब इससे रिलेटेड प्री के क्वेश्चंस आप देख सकते, और इसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। ये 1813 से लेकर 1853 तक के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद फिर मेंस के भी क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं आपको। ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर 1773 से लेकर 1853 तक जो भी एक्ट्स हैं उससे रिलेटेड सारा मैंने प्री का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम पे ये अवेलेबल है, आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ 1773 से 1853 तक मेंस के टॉपिक के मैंने क्वेश्चन भी वहां पे प्रोवाइड किए हैं। 10 लगभग सवाल है मेंस के, आप उसको भी लिखने का कोशिश कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858।